शांतिपुर नाम के छोटे से गांव में लखन नाम का एक बहुत सीधा साधा और ईमानदार मजदूर अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। लखन गांव के बड़े बड़े जमींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। लखन के इतनी मेहनत करने पर भी उसके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे कि वह अपने और अपनी पत्नी के लिए अच्छे से 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम कर सके। धीरे धीरे समय के साथ लखन बहुत निराश होने लगा। फिर एक दिन उसने दुखी मन से अपनी पत्नी उर्मिला से बोला, भाग्यवान, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उर्मिला ने कहा, नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। नहीं भाग्यवान, मुझे नहीं लग रहा मेरी इस गरीबी ने मेरे साथ तुम्हें भी पिस के रख दिया है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप जितना भी कमा रहे हो हम उसमें ही गुजर बसर कर लेंगे। और अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो अब से हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। आपके साथ साथ मैं भी आस पड़ोस उसके लोगों के यहाँ छोटा मोटा कोई काम देख लेती हूँ। नहीं भाग्यवान, मैं तुम्हें पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और अब तुम किसी और के यहाँ काम करो, यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो आप सब चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। बाकी सब भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। लखन ने कहा, पर मैं भी क्या करूं? मैं कितनी मेहनत क्यों ना करूं? मुझे मेरे मेहनत के हिसाब से यहाँ कोई मजदूरी देता ही नहीं है। अब तो पहले की तरह काम भी नहीं मिल रहा मुझे। भाग्यवान, क्यों ना मैं अब शहर जाकर काम करूं? यहाँ दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमें सही से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। शहर में मेहनत करूंगा तो कम से कम पैसे तो ज्यादा मिलेंगे। उर्मिला ने दुखी स्वर में बोली, अजी, आप शहर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? आपके बिना यहाँ मेरा कोई नहीं है। लखन ने कहा, मैं समझता हूँ भाग्यवान, पर कुछ ही समय की तो बात है। मुझे जैसे ही अच्छा काम मिल जाएगा तो मैं वहाँ 1-2 साल कमाकर कुछ पैसे बचा लूंगा। फिर उन पैसों से यहाँ गांव में कोई दुकान खोल लूंगा ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। उर्मिला ने कहा, नहीं जी, मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। अभी मैं जिस हाल में हूँ मैं उसी में खुश हूँ। लखन ने कहा, भाग्यवान, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन हमारी हालत देखकर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उर्मिला गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। मैं आज ही आपका सामान बांध देती हूँ, आप कल चले जाना। अगले दिन लखन अपने सामान की बैग लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। पूरे दिन चलने के बाद आखिरकार लखन शहर में पहुंच जाता है। जिस शहर में लखन काम की तलाश में गया था वह शहर उसके लिए बहुत अनजान था। उस शहर में लखन का ना तो कोई दोस्त था और ना ही कोई पहचान का। लखन शहर पहुंचकर खुद से बोला, चलो, अब यहाँ तो आ गया हूँ, पर काम ढूंढने से पहले सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढ लेता हूँ ताकि आज रात तो कहीं रुक सकूं। लखन सबसे पहले आसपास में दिख रहे धर्मशालाओं में जाकर वहां रहने के लिए बात करने जाता है, पर वहां की कीमत बहुत ज्यादा थी। वह वहां से उदास होकर बाहर आ जाता है क्योंकि लखन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह वहां का किराया दे सके। फिर लखन वहां से आसपास में दिख रहे घरों पे जाकर रहने के लिए बात करने जाता है। लखन जब एक घर के पास पहुंचा तो वहां पहले से उस घर का मालिक बाहर बिस्तर लगाकर बैठा होता है। लखन उससे बोला, भाई साहब, मैं बहुत दूर गांव से आया हूं और अब शाम होने वाली है और मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में थोड़ी जगह दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। वो आदमी अकड़ कर बोला, तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें जानता पहचानता नहीं हूँ तो मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूँ? बहुत से लोग शहर में काम करने आते हैं, तुम कोई नए नहीं हो। जाओ
और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। लखन को उस आदमी की बातें बहुत बुरी लगती है, पर वह उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। थोड़ी देर चलते चलते वह एक दूसरे घर के पास पहुंचा, जहां एक औरत बैठी थी। लखन ने विनम्रता से कहा, बहन जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, काम की तलाश में, पर अब कुछ ही देर में रात हो जाएगी। आज रात को रुकने के लिए जगह तलाश कर रहा हूँ। क्या मैं आपके यहाँ आज रात रुक सकता हूँ? उस औरत ने कहा, भाई साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे घर में केवल मैं और मेरी बेटी रहती है, तो मैं ऐसे ही किसी पराये मर्द को अपने घर में कैसे ठहरा सकती हूँ? लोग क्या सोचेंगे? मुझे माफ कर दीजिए। लखन ने कहा, अरे कोई बात नहीं है ले बहन जी, धन्यवाद। लखन वहां से भी निराश होकर अपने लिए दूसरे घर की तलाश में निकल जाता है। इसी तरह से लखन कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहराने से मना कर देता है। यह सब देखकर लखन का दिल बहुत ही दुखी हो जाता है। लखन दुखी मन से सोचने लगा, इस शहर में कहीं ठहरने के लिए जगह तो मिली नहीं, अब मैं रात में कहाँ जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब इस शहर में मुझे रुकने के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा हो, तो मुझे इस शहर में काम कैसे मिलेगा? लखन यह सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर पास वाली एक झोपड़ी पर पड़ती है। लखन तुरंत उस घर के पास पहुंचता है, तो उसने देखा अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है। लखन उन्हें आवाज लगाता है, सुनिए माँ जी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? लखन की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आ जाती है और बोलती है, बोलो बेटा, क्या हुआ? लखन ने कहा, माँ जी, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, पर कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। बस अब आपसे ही उम्मीद है, कृपया करके आप मुझे अपने घर में रात भर रुकने की जगह दे दीजिए। बूढ़ी ने कहा, बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है, और एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? चलो, आओ अंदर आ जाओ। लखन उस बूढ़ी माँ के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वह बूढ़ी माँ लखन से कहती है, बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। लखन बोला, माँ जी, इस घर में आप अकेली रहती हैं क्या? आपके परिवार के बाकी लोग आपके साथ रहते नहीं हैं क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे पति तो कई साल पहले ही मुझे छोड़कर जा चुके हैं, और एक लड़का है, वो भी विदेश में जाकर रहता है। इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। लखन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। अब से आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तुम बहुत अच्छा इंसान है। तुम जब तक चाहो मेरे इस घर में रह सकते हो, क्योंकि तुम रहोगे तो कम से कम मुझे ऐसा लगेगा मेरा बेटा मेरे पास है। लखन ने कहा, हाँ माँ जी, यह तो बहुत अच्छा रहेगा, पर मैं एक शर्त पर आपके घर पर रुकूंगा कि मैं जो किराया किसी और को देने वाला था वह मैं आपको दूंगा। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। फिर क्या था, लखन अब बूढ़ी माँ के साथ उनके घर पर रहने लगा। अगली सुबह सुबह लखन काम की तलाश में निकल जाता है। जल्दी ही उसे एक सेठ के गोदाम पर काम मिल जाता है। लखन हर काम को लगन और ईमानदारी से करता था। लखन के काम के प्रति मेहनत और लगन को देखकर वो सेठ लखन से बहुत खुश रहते थे। लखन अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितने की उसे जरूरत थी, और बाकी बचे हुए पैसों को वो एक छोटी सी थैली में बचत किया करता था। शहर में काम करते करते लखन को अब कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन लखन घर के बाहर बैठे बैठे सोचता है, जब मैं 10,000 रुपये जमा कर लूँगा, तब मैं पूरे पैसे लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाऊँगा। फिर गांव में कोई अच्छी सी दुकान खोल लूँगा, ताकि गांव में अपनी पत्नी के साथ रह सकूं। ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। लखन बहुत मेहनत करता है
और थोड़ा थोड़ा करते करते 10,000 रुपये जमा कर लेता है। एक गरीब आदमी के लिए 10,000 बहुत बड़ी कीमत होती है। इसलिए लखन ने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी, अब मेरे पास पूरे 10,000 रुपये हो गए हैं। अब मुझे चिंता हो रही है, और अब किसी कारण यह रुपए कहीं खो गए या फिर किसी ने छीन लिए तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इतनी बड़ी रकम को अपने साथ लिए घूमना तो बेवकूफ़ी होगी, और इस घर में पैसे छुपा कर रखना भी सही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मुझे अब अपने गांव लौट जाना चाहिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तू सही कह रहा है, लेकिन बेटा तू इतनी जल्दी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जा। माँ जी, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा तो एक काम कर, तू इस शहर के जमींदार किशोरी लाल के पास चले जा और अपने पैसे तू उनके पास रख दे, और जब तुझे घर जाना होगा तब तू अपने पैसे किशोरी लाल से वापस ले लेना। लेकिन माँ जी, मैं उस जमींदार के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता कल के समय पर वह पैसे देने से मना कर दे तो? बेटा किशोरी लाल बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है। तुम निश्चिंत होकर अपने पैसे उसे दे सकते हो। शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पैसे उसके पास रखते हैं। बूढ़ी माँ की बात मानकर लखन अपने 10,000 रुपये लेकर किशोरी लाल के पास पहुंच जाता है। जमींदार अपने सामने नए आदमी को देखकर बोला, कौन हो भाई तुम? पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। लखन ने कहा, जमींदार साहब, मेरा नाम लखन है। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो गांव से आया हूँ यहाँ कमाने के लिए। मैंने बहुत मेहनत करके अपने पास 10,000 रुपये जमा किए हैं, और आप तो जानते हो शहर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने पूरे पैसे आपके पास एक अमानत के तौर पर रखने आया हूँ। मैंने सुना है कि पूरे शहर में बस एक आप ही हैं जिसके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहूँगा और काम करूँगा, तब तक मेरे पैसे आपके पास सुरक्षित रहेंगे। मेहरबानी करके आप इन पैसों को अपने पास रख लीजिए। किशोरी लाल ने जल्दी से पैसों की थैली अपने पास ले ली और फिर वह लखन से बोला, सही कहा लखन भाई, तुम्हें अपने पैसे रखने के लिए इससे और सुरक्षित जगह कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए अब तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे यह पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अब तुम बिना किसी चिंता के अपने घर जा सकते हो। जब भी तुम्हारा मन चाहे अपने पैसे वापस ले जाना। जमींदार की बातें सुनकर लखन भी चिंता मुक्त होकर अपने घर चला जाता है। फिर धीरे धीरे 1 साल गुजर जाते हैं। एक दिन लखन रात में लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। लखन को अपनी पत्नी उर्मिला की बहुत याद आने लगी। वो खुद से कहने लगा, अब बहुत समय हो गया है। देखते देखते 3 साल गुजर गए। अब तो मुझे उर्मिला के पास जाना ही होगा। लखन ने अब यह तय किया कि वह अपने गांव वापस जाएगा। फिर वह बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। लखन अपने घर जाने की तैयारी करके जमींदार के पास अपने पैसे लेने चला जाता है। वहां जाकर उसने कहा, जमींदार साहब, मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास अपने पैसे लेने आया हूँ। कृपा करके आप मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दीजिए। जमींदार लखन को गौर से देखकर बोला, तुम किस पैसे की बात कर रहे हो भाई? तुमने कब मुझे पैसे दिए थे? जमींदार की यह बात सुनकर लखन के होश उड़ गए। लखन कहने लगा, साहब, मैंने कुछ समय पहले ही तो आपके पास 10,000 रुपये अमानत के तौर पर रखे थे। जमींदार बोला, अरे, इतनी बड़ी रकम है जो तुम्हारे 7 पीढ़ियों ने भी देखी नहीं होगी। वैसे तुम्हारे पास कहाँ से इतने पैसे आ गए? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 10,000 रुपये दिए थे? लखन ने कहा, साहब, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, पर लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैंने पैसे देते वक्त आपसे कोई प्रमाण नहीं लिया था। लखन ने जमींदार को पैसे की याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जमींदार लखन की एक बात भी नहीं सुनता है।
जमींदार अपने नौकरों को बुलाता है और फिर उनसे कहता है, अरे यह कोई बहरूपिया है और झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहता है। इसे मेरे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो और याद रही, यह दोबारा मेरे घर में ना घुसे। जमींदार के नौकर लखन को उसके घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। जमींदार के घर के बाहर आने के बाद लखन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है, अब मैं क्या करूंगा? जमींदार ने तो मेरी मेहनत की कमाई हड़प ली और मेरे पास उनके खिलाफ कोई प्रमाण भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? बेबस और लाचार लखन रोते हुए बूढ़ी माँ के घर की ओर चल पड़ता है। लखन को रोता हुआ देखकर बूढ़ी माँ घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रहा है? तू तो किशोरीलाल जमींदार के पास अपने पैसे वापस लेने गया था ना? लखन ने कहा, हाँ माँ जी, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जमा पूंजी सब लुट गई। जमींदार ने मेरे पैसे वापस देने से इनकार कर दिया। पैसे मांगने पर उसने कहा, मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा है। तू मुझे पैसे देकर कब गया था? तू तो पक्का कोई बहरूपिया है जो झूठा आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहता है, और ऊपर से उसने अपने नौकरों को बुलवाकर मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। लखन की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माँ मायूस हो जाती है और बोलने लगती है, बेटा मुझे माफ कर देना, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुझे तेरे बचत के पैसे जमींदार किशोरी लाल के पास रखने को कहा था। मुझे पता नहीं था वो इतना बड़ा बेईमान और धोखेबाज है। लोग तो उसकी ईमानदारी के गुण गाया करते थे। लखन बोला, माँ जी, आप अपने आप को दोष मत दो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे अच्छे के लिए ही कहा था, मगर होना तो वही था जो भगवान को मंजूर था। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा अब तू क्या करेगा? उस बेईमान जमींदार से अपने पैसे वापस कैसे लेगा? लखन निराश होकर बोला, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे खाली हाथ ही अपने घर लौटना होगा। बूढ़ी माँ और लखन आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पड़ोस की काकी आती है। काकी बूढ़ी थी, उनका नाम लीलावती था। वह दोनों को उदास देखकर पूछती है, क्या बात है? तुम दोनों इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? लखन ने कहा, अब आपको क्या बताऊं काकी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने कई साल इतनी दिन रात मेहनत करके 10,000 रुपये जमा किए थे। पैसे जमा करने के लिए मैंने ना कभी पेट भर खाना खाया और ना कभी पूरी नींद ली। फिर लखन ने लीलावती को सारी बात बताई कि किस तरह जमींदार ने लखन को धोखा देकर उसके सारे पैसे ठग लिए। बूढ़ी माँ बोली, लीलावती बहन, लोग कहते हैं कि जमींदार किशोरीलाल बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है। यही सोचकर मैंने लखन को उसके सारे पैसे उसके यहाँ रखने को कहा था, और लखन भी मेरी बातों में आकर उसके पैसे अपने पास रखाया था। तभी लीलावती काकी बोली, अरे आप दोनों परेशान मत होइए, मेरे पास एक तरीका है। अगर यह योजना काम कर गई तो लखन बेटा पैसे भी वापस मिल जाएंगे और जमींदार की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। फिर लीलावती काकी बूढ़ी माँ से एक संदूक मांगती है। बूढ़ी माँ भी एक बड़ा पुराना संदूक लाकर उसके सामने रख देती है। संदूक लेकर काकी ने कहा, अब मैं उस जमींदार के पास जा रही हूँ, आप भी हमारे साथ चलो। लीलावती काकी अपने सर पर संदूक रखकर लखन और बूढ़ी माँ के साथ उस बेईमान जमींदार किशोरी लाल के घर की तरफ चल देती है। जब जमींदार के घर की दूरी बहुत कम रह जाती है, तब काकी ने कहा, बहन आप यहीं रुककर हमारा इंतजार कीजिए। जब तक जमींदार लखन बेटा के पैसे ना दे दे तब तक आप अंदर मत आइएगा। जैसे ही जमींदार लखन के पैसे दे देगा, तब आपके पास जब लखन वापस आ जाएगा, फिर थोड़ी देर में आप अंदर आ जाना और मुझे कहना, बहन तुम्हारा बेटा विदेश से वापस घर आ गया है और वह तुम्हें बुला रहा है और जल्दी चलो। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है बहन, मैं ऐसा ही करूँगी।
फिर लीलावती काकी और लखन दोनों जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर रुक जाते हैं और काकी ने लखन से कहा, बेटा पहले मैं अंदर जाती हूँ, तुम कुछ समय के बाद अंदर आ जाना। उसके बाद लीलावती काकी जमींदार के घर के अंदर पहुंच जाती है। जमींदार लीलावती काकी के पास इतने बड़े संदूक को देखकर सोचता है, इस औरत के पास संदूक तो काफी बड़ा लग रहा है, अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरी तो चांदी चांदी हो जाएगी। उसके बाद जमींदार बोला, अरे बहन, आप यहाँ किस काम से आई हो और इतना बड़ा संदूक है आपके पास, उसमें क्या है? मैं कुछ महीनों के लिए शहर से विदेश जा रही हूँ, वहाँ मेरा बेटा रहता है, उसके पास जा रही हूँ। हमारे इलाके में चोरी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, आए दिन किसी ना किसी के घर पर चोरी हो जाती है। मैं यह संदूक आपके पास लाई हूँ। इस संदूक में हमारे जीवन भर की कमाई, रुपए, हीरे जवाहरात और सोने चांदी है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने पास संभाल कर अच्छे से रखिए। जब मैं विदेश से वापस आऊंगी तब यह संदूक ले जाऊंगी। काके की बात सुनकर लालची जमींदार सोचने लगा, संदूक को देखकर तो लगता है इस संदूक में लाखों रुपए का सामान तो होगा। मैंने सुना है कि इसका बेटा विदेश में बहुत पैसा कमाता है। फिर जमींदार बोला, बहन जी, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपना धन मेरे पास ले आई हो। तुम्हारा धन मैं अपने पास बहुत ही संभाल कर रखूंगा। तुम विश्वास करो, तुम्हारी दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जब तुम विदेश से वापस आना इसे ले जाना। तुम जानती ही हो बहन, पूरे शहर में मेरी ईमानदारी के चर्चे हैं। ठीक उसी समय वहां लखन आ जाता है। लखन को देखकर जमींदार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर जमींदार सोचने लगता है, यह आदमी बहुत सही समय पर आया है। अपनी ईमानदारी दिखाने का यह बहुत ही बढ़िया मौका है। मैं इस आदमी को इसकी 10,000 लौटा दूंगा और इस औरत से इसका संदूक ले लूंगा। इस औरत की इतनी बड़ी दौलत लेने के लिए मुझे 10,000 रुपए की कुर्बानी देनी ही होगी। उसके बाद जमींदार ने लखन की ओर देखकर कहा, देखो, इस आदमी ने अपनी पूरी जमा पूंजी मेरे पास रखी थी। सुबह ही यह अपनी जमा पूंजी मेरे पास लेने आया था, पर उस समय मुझे याद नहीं आया तो मैंने इसे चोर समझकर भगा दिया। पर फिर जब मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला तब कहीं जाकर मुझे इसका चेहरा याद आया। भाई, तुमने बहुत सही किया जो तुम अपने रुपए वापस लेने चले आए, वरना मैं अभी अपने नौकर को तुम्हें बुलाने को भेजने ही वाला था। लीलावती काकी बोली, इसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यह बहुत दूर से इस शहर में काम करने आया है। यह बेचारा बहुत मेहनत से काम करता है। जमींदार खुश होते हुए बोला, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? फिर तो किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अभी इस गरीब के पैसे इसे दे देता हूँ। फिर क्या था, जमींदार लखन के पैसे लाने अपने तिजोरी वाले घर में चला जाता है और काकी और लखन वहां रुककर उसका इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ ही समय में जमींदार लखन के 10,000 रुपए लाकर लखन को दे देता है। लखन तुरंत अपने पैसे लेकर जमींदार के घर से चलता बनता है। लखन को उसके पैसे लौटाने के बाद जमींदार लीलावती से बोला, देखो बहन, मैंने इस गरीब के पैसे जैसे के तैसे सही सलामत इसे वापस कर दिए। अब तो तुम्हें मेरी ईमानदारी पर विश्वास हो गया होगा कि लोगों की दौलत मेरे पास एकदम सुरक्षित रहती है। लीलावती काकी बोली, जी बिल्कुल भाई साहब, मुझे आप पर पूरा विश्वास हो गया है कि आप बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो। जमींदार ने कहा, तो लाओ मुझे अपना यह संदूक दे दो और बेफिक्र होकर अपने बेटे के पास विदेश चली जाओ। जमींदार काकी से संदूक मांग ही रहा होता है कि उतने में बूढ़ी माँ जमींदार के घर आ जाती है और लीलावती काकी से कहती है, अरे ओ लीलावती बहन, जल्दी घर चलो, तेरा बेटा विदेश से वापस आ गया है और वह तुम्हें बुला रहा है। लीलावती काकी बोली,
अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है जो मेरा बेटा ही घर लौट आया। अब मुझे विदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई साहब, अब आपको भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा यहीं आ गया है, तो फिर मुझे कहाँ विदेश जाना होगा। इतना कहकर लीलावती काकी ने संदूक उठाया और जमींदार के घर से चली गई। और यह सब देखकर जमींदार गुस्से से आग बबूला हो गया। हाथ आई दौलत लौटकर वापस चली गई। इसके बेटे को अभी ही आना था। मेरा सारा काम बिगाड़ के रख दिया इसने। धन से भरा संदूक मेरा हो जाता। अगर वह संदूक मेरे हाथ लग जाता तो पैसों से मेरी पूरी तिजोरी भर जाती। अब क्या करूं अपनी फूटी किस्मत का। पैसों से भरा संदूक भी नहीं मिला और 10,000 रुपए भी हाथ से चले गए। इधर जमींदार अपनी किस्मत को कोस रहा होता है और उधर बूढ़ी माँ के घर पर लीलावती काकी लखन से कहती है, लखन बेटा, इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई बेईमान और चालाक आदमी नहीं है जिसकी बेईमानी हमेशा सफल हो जाए। बेटा, अब तुम अपने घर जाओ और अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिताओ। लखन बोला, काकी, आपने सही कहा, लेकिन अगर आज आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं तो कुछ नहीं कर पाता और मेरे पैसे डूब जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। आपका यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। फिर लखन ने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी, इस अनजान शहर में आपने सहारा दिया, अपने बेटे जैसा मुझे प्यार दिया, इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तूने भी तो बेटे होने का फर्ज निभाया है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। पर हाँ, तू जा तो रहा है, लेकिन अपनी इस माँ को भूलना नहीं। कभी समय मिले तो बहू को लेकर मिलने जरूर आना। लखन ने कहा, हाँ, जरूर माँ जी। उसके बाद लखन ने लीलावती काकी और बूढ़ी माँ के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। लखन ने गांव पहुंचकर उर्मिला को गांव की सारी कहानी सुनाया। उसने अपने बचत किए हुए पैसों से गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी, जिस कारण अब उसे किसी के यहाँ मजदूरी भी नहीं करनी पड़ती थी और वह अच्छा खासा कमा भी रहा था। अब लखन और उर्मिला के जीवन में खुशियां ही थी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।